हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे और मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है दोस्तों डाइवर्जेंस एंड कर्ल। जैसा कि डाइवर्जेंस शब्द से ही क्लियर है, अपने मीनिंग से ही क्लियर है, डाइवर्ज होना। डाइवर्ज होना मतलब दोस्तों चेंज होना, एक लिमिट से दूसरे लिमिट में चेंज हो जाना। मतलब कि इसको मैं पहले एक ज्योमेट्रिकल एग्जांपल के माध्यम से इसको दिखाता हूँ। जैसे कोई पानी है, फ्लो है, पानी का फ्लो है, कोई रिवर है, ये रिवर है मान लीजिए, इसमें पानी का फ्लो है। पर्टिकुलर पॉइंट पर एक लूप मान लीजिए मैं इस तरह से बना रहा हूँ कुछ। यहाँ पर जो पानी जाने की स्पीड है, उस स्पीड से कहीं ज़्यादा स्पीड से पानी निकल रहा है। मान लीजिए जाने की स्पीड v1 है और पानी निकलने की स्पीड v2 है। अब यहाँ पर जो कुछ भी प्रोविज़न हो, या भंवर बनी हुई हो, या कुछ एडिशनल एक सपोर्ट, कुछ सपोर्टिव कोई सिस्टम लगाया गया हो, बस कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पर इनपुट जो है वो v1 है और आउटपुट v2 है। तो अगर v1 से v2 बड़ा होगा तो डाइवर्जेंस पॉजिटिव माना जाएगा। कहने का मतलब डाइवर्जेंस पॉजिटिव होगा कब? जब v1 इज लेस देन v2 होगा। डाइवर्जेंस निगेटिव होगा कब? जब v1 बड़ा होगा v2 से। और डाइवर्जेंस कांस्टेंट कब होगा? कांस्टेंट मतलब दोस्तों जीरो कब होगा? जब v1 इजिकल टू v2 होगा। यहाँ पर कोई डाइवर्जेंस नहीं होगा। ये तो एक समझाने के लिए आप लोगों को एग्जाम्पल था। वैसे भी एक और एग्जाम्पल से मैं डाइवर्जेंस आप लोगों को क्लियर कर दूँ, हो सकता है इस एग्जाम्पल से आप लोगों को बेहतर समझ में आए। यहाँ पर एक कोई पंप लगाया गया है, एक पॉट है या कुंड है समझ लीजिए, जो कि आर्टिफिशियल है। इसमें एक वाल्व लगाया गया है दोस्तों। यहाँ से क्या किया जा रहा है? पानी उड़ेला जा रहा है, इसमें पावर किया जा रहा है। तो जहाँ पर पानी गिरेगा आप लोगों को पता है वहाँ पर लेवल ज़्यादा होगा, वहाँ पर इस तरह से कुछ लेवल होगा। और बैक साइड में इस तरह से कुछ एज्यूम कीजिए कि इसने लेवल ऐसे अचीव कर रखा है, और आगे पानी क्या हो रहा है, ऐसे जा रहा है। यहाँ पर वाल्व लगा हुआ, वाल्व खोल दिया जाता है तो पानी आगे निकलना शुरू हो जाता है। तो जहाँ पर पानी गिर रहा है दोस्तों, चूँकि उसका लेवल बढ़ गया है, इसलिए यहाँ पर डाइवर्जेंस क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यहाँ पे डाइवर्जेंस पॉजिटिव होगा। यहाँ पर न लेवल बढ़ रहा है न लेवल घट रहा है, तो यहाँ पर डाइवर्जेंस क्या होगा? जीरो होगा। और यहाँ पर डाइवर्जेंस क्या होगा? यहाँ पर चूँकि यहाँ पर टैब लगने की वजह से पानी खाली हो रहा है, इसलिए यहाँ पर लेवल क्या हो रहा है? कम हो रहा है दोस्तों, इसलिए डाइवर्जेंस यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये बातें आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी वेक्टर फील्ड, चूँकि ये वेक्टर फील्ड है, ये जो डाइवर्जेंस अप्लाई होगा एक वेक्टर फील्ड पर ही अप्लाई होगा। तो वेक्टर फील्ड में पॉइंट टू पॉइंट क्या है, जो है डाइवर्जेंस अलग अलग है। देखिए यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कांस्टेंट है, जीरो है, और यहाँ पर कम है। इसका मतलब उस वेक्टर फील्ड में किसी पॉइंट पर डाइवर्जेंस कैलकुलेट करने को बोला जाएगा, और हमें ये पता करना होगा कि वहाँ पर डाइवर्जेंस कितना है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, और पॉजिटिव है तो कितना है या निगेटिव है तो कितना है। मैं समझता हूँ कि दूसरे एग्जाम्पल से आप लोगों को डाइवर्जेंस का जो फिजिकल मीनिंग है वो समझ में आया होगा। अब मैं मैथमेटिकल व्यू की तरफ चलना चाहता हूँ। दोस्तों डाइवर्जेंस एक डेल ऑपरेटर होता है, जिसका मतलब होता है डेल डेल एक्स आई कैप के साथ होता है, प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड। ये इसका एक्सप्रेशन होता है, यह एक ऑपरेटर है, या उस पर डाला जाएगा किसी भी वेक्टर फील्ड के ऊपर। ये तो वैसे तो स्केलर फील्ड पे भी अप्लाई होता है, जैसे कि आप जब ग्रेडियंट वगैरह निकालते हैं तो यह स्केलर फील्ड पे भी अप्लाई होता है। यहाँ पर क्या होगा? ये डाइवर्जेंस निकालने के टाइम यह ऑपरेटर जो है किसके ऊपर अप्लाई होगा? एक वेक्टर फील्ड के ऊपर अप्लाई होगा। किस वे में? डॉट प्रोडक्ट करते हुए अप्लाई होगा, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं दोस्तों, डॉट प्रोडक्ट करते हुए। उससे क्या होगा?
एक वेक्टर क्वांटिटी दूसरी वेक्टर क्वांटिटी के साथ जब डॉट प्रोडक्ट करेगी तो जो होगा वैल्यू जो आएगी वो स्केलर वैल्यू आएगी। मान लीजिए फंक्शन जो था, आप इसका फंक्शन है जो सिस्टम है जिस पे हमें डाइवर्जेंस निकालना है, उसका फंक्शन कुछ इस तरह से है, एक्स स्क्वायर वाई आई कैप प्लस जेड वाई के कैप प्लस जेड स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर जे कैप में लिख देना चाहता हूँ, जेड स्क्वायर के कैप। इस तरह से दोस्तों आपका ये एक्सप्रेशन है किसका, फंक्शन का। अब इस फंक्शन पर हमें डाइवर्जेंस किस पॉइंट पर निकालना है, मान लीजिए 1 2 2 पर निकालना है। हमें 1 2 2 पर क्या निकालना है, डाइवर्जेंस निकालना है इस फंक्शन में। चूँकि फंक्शन वेक्टर फंक्शन है, तो वेक्टर फंक्शन है तो इसके ऊपर क्या हम अप्लाई करेंगे, अभी यहाँ पर डेल अप्लाई जो है, डेल ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो डेल डॉट के साथ लगेगा दोस्तों, डेल डॉट एफ। इसी को बोला जाता है डाइवर्जेंस एफ। इसको शॉर्टकट में इस तरह से भी लिख देते हैं डाइव एफ। डाइवर्जेंस ऑफ एफ का जो फिजिकल मीनिंग यहाँ बनेगा दोस्तों, वो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट के साथ होगा इन दोनों का। तो डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है आई डॉट आई का ही मीनिंगफुल होगा, अदरवाइज आई डॉट जे मीनिंगलेस होगा और आई डॉट के मीनिंगलेस होगा, क्योंकि आई डॉट जे क्या होता है, जीरो होता है, और आई डॉट के भी क्या होता है दोस्तों, जीरो होता है। तो जो केवल आई के साथ टर्म्स लगे हुए हैं वही हम लिख लेंगे। तो ये बन जाएगा डेल डेल एक्स ऑफ, पहला टर्म आई के साथ क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर वाई प्लस डेल डेल वाई ऑफ जे के साथ क्या है दोस्तों, जेड वाई है, प्लस डेल डेल जेड ऑफ जेड स्क्वायर है कि नहीं। और ए आई जे के क्या हो जाएंगे, खत्म हो, क्योंकि आई डॉट आई 1 हो जाएगा, जे डॉट जे 1 होगा, के डॉट के 1 हो जाएगा। ए होगा डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा दोस्तों, पार्शियल डिफ्रेंसिएशन किया जा रहा है तो 2xy हो जाएगा। इसका डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा। इसका डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा दोस्तों, 2z हो जाएगा। और यह निकालना किस पर है, 1 2 2 पर निकालना है जैसा कि दिया गया है। तो इसमें वैल्यू पुट कर दिया जाएगा, तो 2 गुणे 1 गुणे y के स्थान पर 2 आ जाएगा, प्लस z के स्थान पर कितना होता है दोस्तों, 2 आ जाएगा, प्लस 2 z के स्थान पर अगेन 2 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 2 1 2 और 2 दूना 4 प्लस 2 प्लस 2 दूना 4 मतलब 10। पॉजिटिव 10 आया दोस्तों। इसका मतलब डाइवर्जेंस f क्या होगा, यहाँ पर 10 आएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर 1 2 2 पर। तो इस तरह से जब कोई फ्लो होगा, रिवर होगी, तो उसमें 3D में होगा चूँकि, तो उसमें किसी भी पॉइंट पर आपको डाइवर्जेंस पूछा जाएगा, डाइवर्जेंस क्या होगा, तो उसका मतलब है दोस्तों कि वहाँ पर आपका पानी का फ्लो जो है कम से ज़्यादा की तरफ है या ज़्यादा से कम की तरफ है या कांस्टेंट है, जीरो है। ये चीज़ें आपको पता चलेंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि डाइवर्जेंस आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ कर्ल की। ठीक डाइवर्जेंस की तरह कर्ल भी एक वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर अप्लाई होगा, बट यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। जैसा कि यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट हुआ था उसकी वजह से यह एक स्केलर क्वांटिटी आई थी। अब यहाँ पर क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर वेक्टर क्वांटिटी के साथ वेक्टर प्रोडक्ट कराया जाएगा, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट कराया जाएगा। मान लीजिए कोई फंक्शन इस तरह से है, एक्स स्क्वायर वाई आई कैप प्लस वाई जेड जे कैप प्लस जेड के कैप, इस तरह से है। वैसे तो इसका बेसिक रोल जो है दोस्तों, जहाँ पर इसका मतलब है जहाँ पर रोटेशन होता है। आप नदी में बहुत जगह देखे होंगे भंवर बनती है, तो जो भंवर बनती है, कहीं पे भंवर ऐसे बनती है, अंदर कहीं पे भंवर इस तरह से स्वेलिंग होकर के इस तरह से बनती है, ऐसे बनेगी। उसकी डायरेक्शन और पोजीशन दोनों एट ए टाइम डिफाइन करने के लिए हमें क्या निकालते हैं, कर्ल के माध्यम से उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कर्ल जो है वो भी
सेम इसी तरह निकलेगा, बट जैसे यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लिया गया था, यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाएगा दोस्तों, डेल क्रॉस एफ। तो आपको पता है जब कोई सी चीज़ का क्रॉस प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर का तो वेक्टर क्वांटिटी आती है। तो यहाँ पर हो जाएगा डेल डेल आई एक्स प्लस जे डेल डेल वाई प्लस के डेल डेल जेड। ये तो हुआ डेल क्रॉस एफ। अगर मैं इसको शॉर्टकट में ये लिख दूँ F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप, तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आई कैप के साथ जो टर्म्स है वो एक अलग है, जे कैप के साथ अलग है, के कैप के साथ अलग, इसलिए हमने इसको F1 F2 F3 से डिनोट कर दिया। तो ये बन जाएगा दोस्तों F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप, है ना। अब इसका इसके साथ क्रॉस कराना है, तो आपको पता आई का आई के साथ होगा तो 0 हो जाएगा, बाकी आई का जे और के साथ होगा। तो इसको और सहूलियत के लिए क्या करते हैं, डेल क्रॉस एफ जो होता है इसको मैट्रिक फॉर्म में लिख देते हैं, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख देते हैं दोस्तों। यहाँ पर ए बन जाएगा आपका आई जे के डेल डेल एक्स डेल डेल वाई डेल डेल जेड। यहाँ पर आ जाएगा F1 F2 F3। अगर इस डिटर्मिनेंट को आप तोड़ेंगे तो यही चीज़ पा जाएंगे। तो ये शॉर्ट थोड़ा मेथड हो गया। अब इसके बाद आपको पता है कि जो कुछ भी आएगा वो अगेन आई जे के फॉर्म में आएगा, क्योंकि ये चीज़ दिखा रही है। अब मैं अगर लिख दूँ, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेट करने में कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। आई का आई पे होगा 0 होगा, या इसी में डायरेक्ट रख दीजिएगा, F1 की जगह पे ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, F2 की जगह पर ये आ जाएगा, F3 की जगह पे आ जाएगा, और इसको तोड़ सकते हैं आप। तो मान लीजिए यह टूटने के बाद चूंकि आई जे के है तो आई जे के टर्म में ही आएगा, तो मैं मान लेता हूँ आई स्मॉल F1 मानता हूँ, यहाँ पर आई स्मॉल F1 प्लस जे कैप भी लिख देता हूँ, जे कैप स्मॉल F2 प्लस के कैप स्मॉल F3, ऐसा आया। तो इसका मतलब क्या है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या बनेगा मैं आपको ये भी बता देता हूँ। इसको लिख सकते हैं दोस्तों कर्ल एफ हो गया आई F1 प्लस जे F2 प्लस के F3। कहने का मतलब ये हुआ कि इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए आपको इसको सारे का स्क्वायर करके भाग देना पड़ता है, इसके जितने कोफिशिएंट्स हैं। लेकिन इसकी फिजिकल मीनिंग क्या बन रही है, आपको पता है कि जब कोई भी फ्लो होगा तो 3D में है मान लीजिए, तो जो स्विरलिंग इफेक्ट होगा या जो उसका रोटेशन होगा कहीं पर, वो ज़रूरी नहीं है कि इसके ऊपर इसी XY प्लेन में ही हो सकता है वो YZ प्लेन में। YZ प्लेन का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, इसमें 3 प्लेन होते हैं दोस्तों, OX OY OZ में XY प्लेन ए होता है और XZ प्लेन ए होता है और YZ प्लेन ए होता है। तो हो सकता है जो रोटेशन हो उस रोटेशन के 3 कंपोनेंट में उसको देखा जाएगा। उस रोटेशन का कुछ कंपोनेंट XY प्लेन पर होगा और कुछ जो XY प्लेन पर होगा वो YZ के करस्पेंडिंग जो क्रॉस हुआ होगा वो I के रिस्पेक्ट में आया होगा उसको शो करेगा, और जो इस प्लेन में होगा दोस्तों YZ के प्लेन में होगा, सॉरी ये तो मैंने बता ही दिया, जो XY के प्लेन में होगा रोटेशन वो Z की वैल्यू को बताएगा, Z की तरफ डायरेक्शन होगा उसका परपेंडिकुलर। इस तरह से आपको इस तीनों वेक्टर के माध्यम से आई जे के जो यूनिट वेक्टर हैं उनके माध्यम से उसका क्या होगा, डायरेक्शन पता चलेगी। स्विरलिंग की जो रोटेशन होगा दोस्तों वो पता चलेगा किस डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है और कितना रोटेशन हो रहा है, उससे इसके जो कोफिशिएंट्स हैं उसके मैग्नीट्यूड से पता चलेगा कि रोटेशन ज़्यादा है या कम है, या किस डायरेक्शन में रोटेशन ज़्यादा है। जे के कोफिशिएंट का अगर बड़ा होगा इन दोनों से तो उसकी डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे आप, आगे जाएंगे तो रोटेशन और ज़्यादा मिलेगा। अब और एक एग्जांपल से मैं क्लियर कर देता हूँ। बेसिक जैसे फ्लो है पानी का, आपको पता है पानी का फ्लो
सरफेस के ऊपर जो होता है, मतलब बिल्कुल सरफेस पे जो होता है ऊपर, वहाँ पर ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे नीचे जाते हैं फ्लो क्या होता है पानी का, कम होता है। इसके ऊपर मैं एक टरबाइन व्हील लगा दूँ अगर ऐसे, तो आपको पता ही है दोस्तों कि ये टरबाइन ऊपर रखेंगे सरफेस पे तो सबसे ज़्यादा स्पीड से घूमेगा। जैसे जैसे इसको नीचे ले आएंगे वैसे वैसे टरबाइन क्या हो जाएगा, इसके घूमने का रेट जो होगा वो कम होगा, बल्कि नीचे आने पे घूमना बंद ही हो जाएगा, मतलब यहाँ जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर कर्ली मूवमेंट इसका ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर कर्ल ज़्यादा मिलेगा दोस्तों, और यहाँ पर कर्ल क्या होगा, नीचे जैसे जैसे आएंगे कम हो जाएगा। वह यही चीज़ रिप्रेजेंट कर रही और कुछ नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि डाइवर्जेंस और कर्ल आपके समझ में आया होगा, और इसका और भी बहुत सारे इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं दोस्तों, बहुत सारे और भी मेथड से समझाई जा सकती हैं चीज़ें, बट मैं बिल्कुल बेसिक से उठाने की कोशिश किया हूँ, आपको बिल्कुल बेसिक से चलने की कोशिश किया हूँ, जिससे कि आप लोग डाइवर्जेंस और कर्ल को बेहतर समझ सकें। और इसका जो है इसी से स्ट्रोक थ्योरम्स और अपना जो लाइन इंटीग्रल होता है दोस्तों स्ट्रोक थ्योरम में, इसी कर्ल से ही फाइंड आउट होता है। उसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि इस पर कब हम एक छोटा सरफेस वॉल्यूम लेकर के, छोटा सरफेस और छोटा वॉल्यूम, वेरी लेस वॉल्यूम लेकर के कैसे हम इसको लाइन इंटीग्रल के माध्यम से हम स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी की वीडियो में दोस्तों इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।